गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं अमित कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी, आवर्स एकेडमी करनाल। लास्ट टाइम हमने कौन सा टॉपिक किया था वो देख लेते हैं। बार थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन किया था, एंथैल्पी वगैरह के इक्वेशन हमने तैयार किए थे, जिसमें इक्वेशन हमने क्या तैयार की थी, डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस में डेल्टा एन जी आर टी। इसे की भी आप पे हमने क्या किया था, कुछ क्वेश्चन करने थे, वो चेक कर लेते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जेईई या नीट के अंदर आपका मेजर पॉइंट आपका अगर क्वेश्चन पूछता था एंथैल्पी के ऊपर, इसी पोर्शन से क्या कर लेता है, देख लेता है। तो एक बार देख लेते हैं, कुछ एक हमारे पीवाईक्यू आ रखे हैं, पीवाईक्यू आ रखे हैं। देखो ये हमने डेल्टा एन जी निकालना सीखा था। अब डेल्टा एन जी क्या बताया था तुम्हारे को, डेल्टा एन जी निकाला था जितने भी आपके गैसियस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल है माइनस हमने क्या करना है, जितने भी हमारे गैसियस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल है उनको क्या करना है, उनका डिफरेंस लेना है। वही आपकी वैल्यू क्या आ जाती है, डेल्टा एन जी की वैल्यू आ जाती है। फिर हमने क्या किया था, रिलेशन निकाला था डेल्टा एच जिसको बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन क्या बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, उनके बीच में रिलेशन क्या आया था। वो मतलब अगर हम डेल्टा एन जी को क्या करते हैं, ग्रेटर करते हैं या इक्वल करते हैं या लेस देन करते हैं, उसके बारे में हमने 3 रिलेशन किए थे। वो और देख लो एक बार लास्ट टाइम क्या किया था। देखो अगर हमारा डेल्टा एन जी की वैल्यू, ये वाली नंबर ऑफ मोल आपके गैसेस मोल आपके प्रोडक्ट या रिएक्टेंट जब भी आपकी रिएक्शन प्रोसीड करती है, अगर मान के चला नंबर ऑफ मोल आपके क्या करें, इंक्रीज कर रहे हैं, उस केस में आपका रिलेशन क्या बनता है, डेल्टा एच आपका ग्रेटर देन क्या होता है, डेल्टा यू। कई बार क्या होता है, बच्चे क्या कर जाते हैं, इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया था। अगर मान के चलते हैं, अपनी इक्वेशन क्या दे रखी थी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन जी आर टी दे रखा था। मतलब डेल्टा एच किसके बराबर था, अगर हम क्या करते हैं इंटरनल एनर्जी के अंदर ये डेल्टा एन जी आर टी वैल्यू को क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, तब हमारी क्या बनते हैं, वो डेल्टा एच जी के क्या आती है, बराबर आती है। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था बस समझाने के लिए। तो मैंने क्या लिया भाई, मैंने लिखा जो डेल्टा एच जी की वैल्यू है, सपोज करो वो 100 यूनिट हो, सपोज करो वो कितनी हो, 100 यूनिट हो। और डेल्टा यू की वैल्यू मैंने लिखी थी वो कितनी हो भाई, डेल्टा यू की वैल्यू हमने सपोज करी है 80 यूनिट हो। तो अगर मैं क्या करता हूं, डेल्टा एन जी की वैल्यू टोटल मैं 20 यूनिट करता हूं, 80 के अंदर 20 ऐड करता हूं, तो वो किसके बराबर आती है भाई, वो डेल्टा एच के बराबर आती है। मतलब 100 इज इक्वल टू 80 प्लस में 20। तो मैंने रिलेशन किसका निकालना था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और आपका चेंज इन एंथैल्पी के बीच में रिलेशन निकालना था। मतलब अगर मैं दोनों कंपेयर करूं, तो दोनों के अंदर कंपेयर करने से तो किसकी वैल्यू आपकी ग्रेटर हो रही है, तो आपका डेल्टा एच आपका ग्रेटर देन आ रहा है किससे, डेल्टा यू से। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, आपका अगर डेल्टा एन जी आपका पॉजिटिव होता है तो आपका हमेशा चेंज इन एंथैल्पी ग्रेटर देन होगा एज कंपेयर टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो मान के चलो, यहाँ पे अगला केस में मान के चलता हूं, अगर हमारा डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, मतलब नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट के मोल, और वो किसके बराबर आ जाए, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट के। अगर वो नंबर ऑफ मतलब अगर नंबर ऑफ मोल अगर आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर आ जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा भाई, ये वैल्यू आपकी 0 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आर टी कॉन्स्टेंट की वैल्यू है, तो ऑल ओवर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एच आपके चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो अगला केस में मान के चला था, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाती है या लेस देन 0 हो जाती है, उस केस में आपका डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में क्या रिलेशन आता है, तो वो देख लो भाई। मैंने लिखा है डेल्टा एच आपका इन दोनों का सम होता है। मैं मान के चलता हूं डेल्टा एन जी की वैल्यू आपकी माइनस में है, मतलब टोटल वैल्यू आपकी डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव में है। मैं मान के चला, मैंने मान लिया चेंज इन एंथैल्पी हमारी क्या होती है भाई, 100 होती है, 100 होती है। मैंने चेंज इन एंट्रोपी एंट्रोपी बोल रहा हूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो कितनी मान ली, 120। इसके अंदर मैं क्या करता हूं, 20 का -20 का क्या करता हूं भाई, एडिशन करता हूं। अगर मैं 120 के अंदर -20 का एडिशन करता हूं, तो जब हमारी वैल्यू किसके बराबर आती है, 100 के बराबर आती है। मतलब हमारी इंटरनल एनर्जी अगर 120 है, 120 है, अगर मैं उसके अंदर क्या करता हूं, डेल्टा एन जी आर टी की वैल्यू एडिशन करता हूं -20 की, तो वो -20 ऐड करने के बाद आपका कितना बनता है, 100 बनता है। अगर मैं इसको और इस वैल्यू को क्या करूं, कंपेयर करूं, डेल्टा एच और डेल्टा यू की वैल्यू को मैं क्या करूं भाई, कंपेयर करूं। तो अब ये देखो, ये हमारी वैल्यू क्या मान रखी थी हमने, 100 मान रखी थी। ये वैल्यू कितनी मान रखी थी, 120 मान रखी थी। दोनों के अंदर ग्रेटर वैल्यू कौन सी होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की हमारी क्या आ जाती है, ग्रेटर वैल्यू हो जाती है। तो यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा एच लेस देन क्या हो जाता है हमारा, डेल्टा यू। अब इसके क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन करते हैं।
जो आपके PYQ जेई मेन या बोल सकते हैं एडवांस के तो नहीं ले रखे, एडवांस का क्या करते हैं, थर्मो का एक स्पेशल सेशन लगाएंगे, उसमें देखते हैं। तो जितने भी आपके नीट के हैं और जितने भी आपके जेई के हैं वो हम PYQ करते हैं। एक आधा देखो इसी टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे इसने क्या बोल रखा है भाई, इसने क्या बोल रखा है, सेलेक्ट द करेक्ट प्रोसेस इन विच डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू। डेल्टा एच आपका ग्रेटर देन डेल्टा यू कब आएगा, कब आएगा आपका, जब आपकी वैल्यू क्या होगी भाई, जब इसकी ये आपका ग्रेटर देन डेल्टा यू कब बनेगा, जब आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा भाई, 0 से ग्रेटर देन हो जाएगा। तो इन चार ऑप्शन के अंदर हमें ये चेक करना है कौन से केस में आपका डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो रही है, 0 हो रही है। ठीक है, वो कर लेते हैं। पहला इसने केस दे रखा है सब्लिमेशन ऑफ I2। अब सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, I2 आपका आयोडीन है सॉलिड फॉर्म में। अब सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी आपका सॉलिड सब्सटेंस है, अगर आपको उसको हीटअप करते हो तो आप डायरेक्टली उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, वेपराइजेशन के अंदर क्या कर रहे हो, उसके मतलब वेपर बना रहे हो। तो उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। मतलब कोई भी सॉलिड चीज अगर वो आपकी वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है या गैसीय स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे देख लो भाई, तो सब्लिमेशन ऑफ I2 का एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं। अगर मैं क्या करता हूँ, I2 सॉलिड, इसके अंदर क्या करता हूँ, हीटअप करता हूँ, तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा, I2 गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे भाई, सब्लिमेशन बोलेंगे। और जो भी यहाँ पे एंथैल्पी का यूज होगा उसको क्या बोलेंगे, हीट ऑफ सब्लिमेशन। उसको क्या बोलेंगे, हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब ये देखो हमारे डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितने I2 के 1 है, प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल I2 गैसीय स्टेट के अंदर कितने 1 है। डेल्टा एन जी की वैल्यू हमारी क्या होती है, टोटल आपके नंबर ऑफ मोल गैसेस प्रोडक्ट के, टोटल नंबर ऑफ मोल आपके गैसेस प्रोडक्ट के कितने बन रहे हैं, डेल्टा एन जी की वैल्यू प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कितने बन रहे हैं गैसेस के, 1 मोल। रिएक्टेंट साइड कोई गैसेस है नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, -0। ये क्या हो जाता है, डेल्टा एन जी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, ग्रेटर देन 1। अगर आपकी ग्रेटर देन 1 आती है उस केस में आपका डेल्टा एच ग्रेटर देन क्या होता है, डेल्टा यू क्या होता है। तो पहला हमारा आंसर क्या होगा, ठीक होगा। अगले केस में देख लेते हैं। अब इसने सेकंड केस में क्या बोल रखा है, कंबशन ऑफ CH4 गैस एट 300 केल्विन। अगर इस टेम्परेचर के ऊपर क्या करते हो, CH4 मीथेन गैस को क्या करते हो भाई, कंबशन करते हो, तो ये गैस हमारी मतलब एक ये रिएक्शन हमारी डेल्टा एनजी इसके अंदर ग्रेटर देन होता है या नहीं होता, वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन लिखो। अगर मैं क्या करता हूँ, CH4 को क्या करता हूँ, कंबशन करता हूँ। अगर मैं CH4 का क्या करता हूँ, कंबशन करता हूँ, तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा, जितना भी हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन है तो कंप्लीटली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 के अंदर कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ में हम क्या लिखेंगे भाई, H2O लिखेंगे। अब इस रिएक्शन को क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। इस रिएक्शन को बैलेंस करने का क्या तरीका होता है, लेफ्ट साइड नंबर ऑफ कार्बन कितने 1 है, राइट साइड में हमारे कार्बन क्या है 1 है, ये हमारा इक्वल होगा। अब हाइड्रोजन देखो, लेफ्ट साइड कितने 4 है, राइट साइड हमारे कितने हाइड्रोजन, हमारे राइट साइड कितने हैं 2 हैं, तो 2 से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन 4 हमारे क्या हो चुके, बराबर हो चुके। अब ऑक्सीजन कितने लेफ्ट साइड में, ऑक्सीजन हमारे केवल 2 हैं, राइट साइड में ऑक्सीजन कितने 2 और 2 और 2 4, मतलब 4। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 रखा है, और 2 ऑक्सीजन ये कितने हो गए टोटल मिला के 4। लेफ्ट साइड कितने 2 है, तो क्या कर लेता हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब जो हमारी CH4 है वो गैसीय स्टेट में ले रखी, यहाँ पे पहले मान रखा है CH4 मीथेन है गैसीय स्टेट में, ऑक्सीजन भी क्या होता है गैसीय स्टेट के अंदर होता है, CO2 भी क्या होती है गैसीय स्टेट के अंदर। जो वाटर ले रखा है उसने बता नहीं रखा वेपर है, मतलब हम क्या मान के चलेंगे, लिक्विड स्टेट के अंदर क्या हो रखा है, फॉर्म हो रखा है। अगर मैं वैल्यू की बात करूं, इसका स्टोकियोमेट्री 1 है, इसका भी स्टोकियोमेट्री 1 है, इनका स्टोकियोमेट्री इसका 2 है, इसका भी क्या है 2 है। तो हम डेल्टा एनजी की बात करेंगे, डेल्टा एनजी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, टोटल आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के अंदर गैसियस मोल कितने होंगे, ये आपका लिक्विड है, ये हमने चेक नहीं करना कितना है 1 है। माइनस में क्या करेंगे भाई, आपके रिएक्टेंट में नंबर ऑफ गैसियस मोल कितने 1 और 2, ये वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर 3 आती है तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। तो यहाँ पर आपका डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या हो जाती है, लेस देन 0। डेल्टा एनजी जब भी आपका लेस देन 0 होता है उस केस में आपका डेल्टा एच लेस देन होता है एज कंपेयर टू डेल्टा यू। तो हमारा ये सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब थर्ड वाले ऑप्शन की तरफ चल पड़ते हैं। अब थर्ड वाले में दोनों तरफ रिएक्टेंट और आपके प्रोडक्ट साइड क्या दे रखा है भाई, गैसेस दे रखे हैं। अब ये देखो रिएक्टेंट साइड आपके नंबर ऑफ मोल कितने गैसेस के, ओनली गैसेस के चेक करने, गैसेस मोल कितने 2 हैं,
रिएक्टेंट साइड की प्रोडक्ट साइड कितने हमारे केवल क्या है 1 है। अगर हमारा प्रोडक्ट साइड 1 है तो डेल्टा एन जी की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, डेल्टा एन जी की वैल्यू हमारी इसके लिए क्या हो जाएगी 1 माइनस में 2, ये ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी -1। ठीक है, तो यहां पर आपकी डेल्टा एन जी क्या कर रहा है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब क्या है, आपका डेल एच क्या हो रहा है भाई, लेस देन क्या है इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, ये ऑप्शन भी क्या होगा हमारा गलत। अब ऑल का तो वैसे ही कॉन्सेप्ट नहीं है, सेकंड और थर्ड वैसे ही गलत हो गया, तो ये क्या है वैसे भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, सब्लिमेशन ऑफ I2 आपका क्या होगा, मतलब I2 के लिए क्या होगा, अगर आप सब्लिमेशन I2 का करते हो तो उस केस में आपका चेंज इन एंथैल्पी ग्रेटर देन होती है इंटरनल एनर्जी से। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के ऊपर और चल पड़ते हैं बार। अगला क्वेश्चन है, देखो इसने क्या बोल रखा है, डिफरेंस बिटवीन बताना है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर उसको बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी, उसको क्या बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी। मतलब मैंने बोला था एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, जो भी आपकी हीट रिलीज होती है, जो भी आपकी हीट रिलीज होती है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, उसी को क्या बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी। तो हमारी ये क्या हो जाएगी, डीएच किसके बराबर हो जाएगा, क्यूपी के बराबर हो जाएगा। डीएच किसके बराबर हो जाएगा, क्यूपी के बराबर हो जाएगा। तो इसने बोला हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर की हीट को क्या बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी। और इसने क्या बोला है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट को क्या बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये वाली वैल्यू हमारी कैसे आई थी भाई, ये वाली वैल्यू आई थी हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने क्या किया था, इसने बोल रखा है प्रोसेस हमने क्या कर रखा है भाई, एक मतलब एक कंडीशन हमने फिक्स करके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हमने कांस्टेंट कर रखा है। वो क्या कांस्टेंट कर रखा है, वो हमने केवल वॉल्यूम कांस्टेंट कर रखा है। अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं तो आपका चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाता है 0, तो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आ जाती है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब हमारी हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम अगर मैं क्या करता हूं उनका डिफरेंस करता हूं तो वो हमने क्या करनी है वैल्यू निकालनी है। अब ये देखो इसने बोल रखा है हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर का, हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम का हमने क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो ये हमें पता क्या होती है भाई, ये हमें पता क्या होती है चेंज इन एंथैल्पी माइनस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये पता हमारे किसके बराबर आएगा, डेल्टा एनजी आरटी के बराबर आएगा, डेल्टा एनजी आरटी के बराबर आएगा। तो हम आर क्या यूज करेंगे भाई, आर हम क्या यूज करेंगे वो देख लो भाई। आर इसने क्या बोलेगा किलो जूल की फॉर्म में, तो क्या कर लेते हैं बाद में किलो के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम आर की वैल्यू क्या मेंशन कर सकते हैं 25/3 मेंशन करनी है। हमने क्या आर की वैल्यू क्या यूज करनी है 25/3, ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी जूल पर केल्विन पर मोल। और टेम्परेचर हमारा कितना भाई, टेम्परेचर इसने दे रखा 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसको केल्विन के अंदर कन्वर्ट करके चलता हूं तो केल्विन के अंदर हमने क्या करना बेसिक 273 के अंदर क्या करना भाई ऐड करना है। तो 273 के अंदर ऐड करते हो तो टोटल वैल्यू आपकी कितनी बन जाती है 298 क्या बन जाएगा भाई केल्विन बन जाएगा। तो हमने आर की वैल्यू ये पुट करनी है और टेम्परेचर की वैल्यू ये वाली 298 केल्विन हमने पुट कर दिया है। तो हम बेसिक क्या कर लेते हैं, मेन हमारी वैल्यू क्या आ जाती है डेल्टा एनजी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब डेल्टा एनजी की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी वही यहां से, डेल्टा एनजी की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी। अब डेल्टा एनजी का फॉर्मूला आपको पता ही है, नंबर ऑफ मोल गैसेस प्रोडक्ट के, नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट के गैसेस, जितने भी रिएक्टेंट के अंदर गैसेस हैं। अब ये देखो डेल्टा एनजी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, डेल्टा एनजी प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ मोल गैसेस के कौन से हैं, एक ये है, ये आपका क्या लिक्विड स्टेट में, ये हमने काउंट नहीं करना। अब रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ मोल गैसेस मोल कौन से हैं, ये वाला है, ये आपका लिक्विड स्टेट में। तो हम क्या कर सकते हैं 12 - 15 हमारी वैल्यू आती है -3। हमारी वैल्यू कितनी निकल के आती है डेल्टा एनजी की -3। तो यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं DH DH डिफरेंस करना है ना हमने, तो DH माइनस में DU वो हमारा किसके बराबर था डेल्टा एनजी आरटी के बराबर था। तो हम डेल्टा एनजी की वैल्यू हमने कितनी लिखनी है -3। मैंने बोला था आर की वैल्यू कितनी लिख के चलनी है हमने 25/25/3 हमने लिख के चलनी है। टी की वैल्यू कितनी है 298 केल्विन। हम क्या कर लेंगे भाई, हम क्या कर लेंगे बाद में हम 1000 से डिवाइड कर लेंगे किलो के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो यहां से 3 से 3 कट गया, तो 25 की मल्टीप्लाई करोगे 298 से, 25 की मल्टीप्लाई करोगे 298 से, तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी 25 8 जा कितना होता है भाई 200, 20 कैरी कर लेते हैं, 25 9 जा कितना बनेगा
225 बनेगा। 225 के अंदर क्या करेंगे, 20 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 245 बनेगा। 245 बनेगा तो हम क्या कर लेते हैं, 5 उतार लेते हैं, तो यहाँ से 245 बनेगा तो 24 हमारा कैरी बच गया। 25 टू दा कितना बनता है, 50 बनता है। 50 के अंदर 24 ऐड करेंगे तो हमारा 74 बनेगा। तो यहाँ से हमारा 74 माइनस का, और ये किसके फॉर्म में है, जूल की फॉर्म में आंसर आएगा। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, किलो के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, तो इसको किलो के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मैं क्या करूंगा भाई, डिवाइड करूंगा। अब 1000 से डिवाइड कैसे करूंगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 यहाँ पे पॉइंट आ जाएंगे, माइनस 3.4 बोल रहा हूँ, 7.450 किलो जूल। अब चार ऑप्शन के अंदर देखो माइनस का, ये कट गया, ये कट गया, 3 वाला वैसे नहीं है, माइनस का 7.43, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी टाइप के आप क्या क्या आते हैं नीट वगैरह के अंदर, बिल्कुल आसान सा होता है, इतना मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार समझ जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो भाई, एक क्वेश्चन और देखा, ये भी पीवाई का रखा, इसने क्या बोला, कंबशन क्या करता है, बेंजीन का करते हैं भाई। जैसे ही बेंजीन का कंबशन करते हैं तो हमें पता है जितना भी बेंजीन के, जो बेंजीन एक तरह से क्या होता है हाइड्रोकार्बन, जितना भी कार्बन होता है वो सारा कंप्लीटली CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब और क्या बनाता है भाई, वाटर लिक्विड बना रखा है। गिवन डेट इसने क्या बोला, हीट ऑफ कंबशन, रिएक्शन की जो कंबशन है, मतलब बेंजीन का जो कंबशन कर रहे हैं, अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूं, अगर हीट ऑफ कंबशन में कांस्टेंट वॉल्यूम, सीधी सी बात है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की 32.9 किलो जूल पर मोल दे रखी है, और इसका टेम्परेचर कितना दे रखा है, 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो हमने क्या करना है, हीट ऑफ कंबशन बेंजीन का कांस्टेंट प्रेशर, मतलब हमने क्या निकालना है, हमने क्या निकालना है भाई, हमने निकालना है चेंज इन एंथैल्पी निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, हमारा फॉर्मूला होता है DH इज इक्वल टू DU प्लस में डेल्टा NGRT। हमारे को गिवन में ये दे रखा है, हमारे को टेम्परेचर दे रखा है गिवन में, R की वैल्यू गिवन में दे रखी है। तो पहले हमारा काम क्या है, डेल्टा NG को फाइंड आउट करना। अब ये डेल्टा NG को फाइंड आउट करने का तरीका क्या हुआ है, पहले तो इसकी कंबशन रिएक्शन कर लेते हैं। कंबशन रिएक्शन क्या हो गई भाई इसकी, C6H6, और लिक्विड स्टेट में ले रखी है, लिक्विड लिख देते हैं, प्लस में ऑक्सीजन के साथ में क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो ये फॉर्मेशन क्या करती है, CO2 प्लस में वाटर की फॉर्मेशन करती है। कई बच्चे क्या हो जाते हैं यहाँ पे पजल हो जाते हैं इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि रिएक्शन हमने बैलेंस करनी बहुत ही जरूरी है। ये गैसीय स्टेट में, CO2 गैसीय स्टेट में, और हमारा वाटर क्या है भाई, लिक्विड स्टेट में। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं भाई, जो हमारा वाटर होता है, अब इसको क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं इस हाइड्रोकार्बन को, जो भी हमारा बेंजीन का दे रखा है CXHY, इसको कंपेयर कर लेते हैं इस वाले हाइड्रोकार्बन से CXHY। X हमारे को ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, Y हमारे को रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भाई कितने हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना आएगा, तो हम इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, X प्लस Y/4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो भी इसका स्टोकियोमेट्री आएगा इस वैल्यू से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई। अब यहाँ पे CO2 जो बच गया, CO2 को आइडेंटिफाई करेंगे केवल X वैल्यू से, वाटर को आइडेंटिफाई करेंगे Y/2 वैल्यू से। तो एक बार निकाल लेते हैं, यहां से हमारी X की वैल्यू कितनी है भाई, X की वैल्यू हमारी कितनी है, X की वैल्यू कितनी है हमारी यहां पे, क्या बकवास चल रही है, देखो X की वैल्यू कितनी है, अरे अपने आप क्या हो जाता है इसके, घोटी छोटी मार ली क्या। X की वैल्यू कितनी है 6 है, Y की वैल्यू कितनी है 6 है। अगर मैं इसके अंदर पुट करता हूँ 6 प्लस 6/4, अगर इस कैल्शियम लेते हैं तो कितना एल्शियम बनेगा 4, 1 4 जब 4, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 24, प्लस में 4 1 जब 4, प्लस में 6, टोटल हमारा आ जाता है 30/4। 30/4 को कैसे लिख सकते हैं 15/2। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ऑक्सीजन कितना अमाउंट आता है 15/2 आता है। अब CO2 के अंदर, CO2 को बैलेंस करने के लिए X कितना है, X के हमारा 6 है, 6 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। वाटर हमारा कितना है, वाटर हमारा 6 है भाई, 6 Y दे रखा है, Y/2 करेंगे, ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने डेल्टा NG की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा NG के लिए क्या करेंगे भाई, डेल्टा NG में पता गैसियस का लेते हैं, और गैसियस का भी कैसे लेते हैं,
प्रोडक्ट का माइनस में रिएक्टेंट का। अब प्रोडक्ट में गैसेस कौन से हैं, ये नहीं है, ये आपका गैसेस है। टोटल मोल कितने हैं, 6 हैं। रिएक्टेंट साइड कितने हुए, रिएक्टेंट ये लिक्विड है, ये आपके गैसेस है, तो कितना बन रहा है 15/2 बन रहा है। अब 15/2 को कैसे सोल्व करोगे, एलसीएम लेंगे, दो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा, 1 2 = 2, 12 माइनस में 15, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, -3/2 हमारी डेल्टा एन जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डेल्टा एन जी की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, -3/2 आ जाएगी। तो अब फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, डेल्टा यू डेल्टा एच इज इक्वल टू, पहले हम क्या कर लेते हैं भाई, डेल्टा एन जी की आरट निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या दे रखा है, कहाँ गया वो, ये किलो जूल की फॉर्म में दे रखा है, तो पहले हम क्या कर लेंगे, किलो जूल की फॉर्म में निकाल लेंगे। इसने क्या कर रखा है, जूल की फॉर्म में हम आंसर वो करते हैं, तो इसको मैं रख कर देता हूं इतने को। ठीक है, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके अंदर बाद में पुट कर देंगे। डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, -3/2, -3/2 मल्टीप्लाई, मैंने आर की वैल्यू क्या बताई थी पहले वाले क्वेश्चन में, 25 बाई क्या कर देना, 3 से मल्टीप्लाई कर देना, और टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन के अंदर 298 केल्विन। ठीक है, ये हमारा जो 25/3 लिखा है, तो ये जूल की फॉर्म में हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 1 कटा, कितना बच गया 149। तो यहाँ पे क्या करते हैं, -25 मल्टीप्लाई करते हैं 149 से, तो हमारी वैल्यू कितना आएगी, 25 9 कितना होता है 2 to 5, 2 to 5 आएगा, तो 5 हमने उतार लिया, 22 छोड़ दिया, 25 4 जा 100, 100 में 22 ऐड करेंगे तो 122, 122 में 122 लिखा तो हमने 2 उतार लिया ना, 12 हमारा बच गया, 25 एकम 25, 25 12, 25 12 जा प्लस में 12 कितना होगा, ये आपका बनेगा 37, और ये माइनस का है। अब माइनस का तो ये हमारा किसकी फॉर्म में आया है, जूल की फॉर्म में आया है, तो इसको हमने क्या करना है, किलो जूल की फॉर्म में हमने क्या करना, अगर ये वैल्यू आपकी किलो जूल की है तो ये भी आपने क्या करना पड़ेगा, किलो जूल। ये पॉसिबल नहीं है, मतलब आपको 40 गधे दे रखे हैं, उसके अंदर 20 आपको अगर ये बोल दे बकरी ऐड कर दो तो आपके 60 गधे बच जाएंगे, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आपने क्या करना पड़ेगा, अपने यूनिट को क्या करना पड़ेगा भाई, सेम करना पड़ेगा। तो ये आपका किलो जूल में, तो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, किलो जूल की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये किलो जूल की फॉर्म में क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, -3.72 किलो जूल हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा एन जी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे पुट कर दो बस, तो हमारे क्या दे रखी थी इसकी, -32 6 3.9, माइनस का कितना आ गया, -3.72 कर लेते हैं किलो जूल, ये भी हमारा किलो जूल था, तो हटा ही देते हैं, तो हमारा माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो इसमें प्लस होगा तो क्या करोगे भाई, अब ये देख लो क्या होगा, वैल्यू कितनी बनेगी, अगर पॉइंट की बात कर लेते हैं 3263.9, अब इसमें ये उतारते हैं, अगर ऐड करना तो कैसे करोगे, 2 9 और 7 कितना बनेगा भाई, 9 और 7 कितना बनेगा, सीधी सी बात है 63 दे रखा है, 63 के अंदर 3 ऐड करोगे कितना बना है 63, 9 7 कितना है, एक कैरी आगे जाएगा 67, माइनस का ये कट गया, ये कट गया, आपका ये बन नहीं रहा, तो आंसर कौन सा बच गया, आपका ये वाला बच गया। ज़्यादा कैलकुलेशन करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक पे और देखते हैं, अगर बचा हुआ तो लिख रखा होगा, तो नहीं लिख रखा, तो आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज, हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी का आज क्या करते हैं भाई, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो क्या कर लेता हूँ, इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, अगली दोबारा स्लाइड, क्योंकि हमारी क्या हो सकता है 50 स्लाइड, हमारे 50 पेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, तो अगली स्लाइड हमने लेनी पड़ेगी। तो पूरा टॉपिक क्या करते हैं भाई, अगली स्लाइड पे ही कर लेते हैं। तो इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, रुको एक बार, इसको सेव कर लेते हैं। वन नाम से मेंशन कर दिया हमने। अब क्या करते हैं, इसको रिमूव, तो अगली स्लाइड तैयार कर लेते हैं भाई। नई स्लाइड कहाँ से लें, एक बार को अब नई स्लाइड हमारी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ से टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं, हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई, हीट कैपेसिटी।
अब ये हमारी हीट कैपेसिटी क्या चीज़ है, जिसको क्या करते हैं सी से डिनोट कर लेते हैं। हीट कैपेसिटी को हम क्या कर लेते हैं भाई, सी से डिनोट कर लेते हैं। अब ये हीट कैपेसिटी हमारी क्या चीज़ है, तो हम क्या करते हैं भाई, कोई भी हमने मैटर ले लिया, अगर कोई भी मैटर लेते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, अगर उस मैटर का हमने 1 यूनिट टेम्परेचर क्या करना भाई, राइज करना है। अगर हम 1 यूनिट टेम्परेचर राइज करते हैं तो कितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा, उसे वो क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ मेरी बॉडी का टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, मेरी बॉडी का टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है, मतलब मान सकते हैं रूम टेम्परेचर के लगभग है, ठीक है 27 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस करना चाहता हूं तो मेरे को कितनी हीट का एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, उसी को क्या बोलेंगे। अगर कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी अगर मैं अपनी बॉडी का 1 यूनिट टेम्परेचर राइज करता हूं, उसी हीट को क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। तो यहां से डेफिनेशन लिख लेते हैं भाई, ठीक है, यहां से डेफिनेशन लिख लेते हैं। amount of heat required to raise अब कई बच्चे बोलेंगे 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, सर कौन सा लिखे, तो हम बेसिकली क्या कर लेते हैं 1 यूनिट बोल लेते हैं, 1 यूनिट टेम्परेचर, इसके अंदर हमारा केल्विन भी आ जाएगा और सेल्सियस भी आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर फारेनहाइट भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 यूनिट, amount of heat required to raise temperature by 1 unit of a substance is known as heat capacity। उसी को क्या बोल देंगे, हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखने के लिए क्या करूं, मैं क्या करता हूं, एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, कहाँ गए इसके अंदर स्केयर वगैरह। मैंने कोई भी मैटर मान लिया, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस, इसका टेम्परेचर क्या है, इसका टेम्परेचर कर लिया T टेम्परेचर है, ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना है T। अगर हमने क्या करना है T प्लस में 1 करना है, क्योंकि 1 यूनिट टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, ये सेल्सियस में भी हो सकता है या केल्विन में भी हो सकता है, फारेनहाइट में कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर इस सब्सटेंस का एनी सब्सटेंस या कोई भी मैटर है, इसका टेम्परेचर T है इनिशियली, ये आपका क्या है इनिशियल टेम्परेचर है, आप क्या करना चाहते हो T प्लस 1 करना चाहते हो, 1 यूनिट टेम्परेचर राइज करना चाहते हो, तो इसके अंदर क्या करोगे भाई, इसके अंदर क्या करोगे, इसके अंदर क्या करोगे, क्यों अमाउंट हीट क्या कराओगे, एब्जॉर्ब कराओगे, क्यों अमाउंट हीट एब्जॉर्ब कराओगे, वो जो क्यों अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी इस टेम्परेचर को, मतलब 1 यूनिट राइज करने के लिए, सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 यूनिट राइज करने के लिए, उसी को क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे भाई, तो लिखो, देखो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट करेंगे वो देखो, मान के चलते हैं अगर ये क्या करता है, अगर मान के चलते हैं dt टेम्परेचर रेज होता है, अरे dt टेम्परेचर रेज होता है जब वो क्या करता है, प्लस क्यू अमाउंट हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, प्लस क्यू अमाउंट क्या करता है, हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। मान के चले इस सब्सटेंस का या मैटर का dt टेम्परेचर राइज होता है अगर वो क्या करता है, क्यू अमाउंट हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। मान के चले 1 यूनिट टेम्परेचर अगर राइज करें या बोल सकते हैं रेज करें, तो उसके लिए हीट का कितना रिक्वायरमेंट होगा, तो हम बोल सकते हैं क्यू बाय में dt। इसी क्यू बाय में dt को हम क्या बोलेंगे, इसी क्यू बाय में हीट dt को क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। इसी क्यू बाय dt को क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। तो यहां से हमारा C का फॉर्मूला क्या बनता है, क्यू बाय में dt, यही हमारा क्या होता है, हीट कैपेसिटी। यही हमारा क्या होता है भाई, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूं, तो इसकी यूनिट कितनी होगी भाई, हीट की यूनिट क्या होगी, जूल की फॉर्म में होगा।
टेम्परेचर की यूनिट क्या मान के चलते हैं, केल्विन की फॉर्म में मान के चलते हैं। तो हमारा ये फॉर्म यूनिट क्या बनेगी इसकी, जूल पर केल्विन इसकी क्या हो जाएगी भाई, यूनिट हो जाएगी। ये बात हमने क्या करनी, ध्यान रखनी। अब ये देखो हमने ये नहीं पता किया था मतलब कितने सब्सटेंस का हम टेम्परेचर 1 यूनिट राइज करना चाहते हैं। तो अब क्या करता हूँ, हीट कैपेसिटी को मैं 2 पार्ट में क्लासीफाई करता हूँ। तो हीट कैपेसिटी को क्या करते हैं भाई, 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो हमने हीट कैपेसिटी क्या कर दी, 2 पार्ट में क्लासीफाई कर लेते हैं। अब 2 पार्ट कौन कौन से, एक मैंने बोल दिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक मैंने बोल दिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक मैंने बोल दिया मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, इसको मैं क्या कर देता हूं, सीएम से क्या कर देता हूं, रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब स्पेसिफिक और मोलर क्या होगी, तो इसने नाम में स्पेसिफिक मेंशन कर रखा है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी भाई, हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, मतलब हमारा मैटर क्या है, एक स्पेसिफिक अमाउंट का है, उसका हमने क्या करना है, 1 यूनिट टेम्परेचर क्या करना है भाई, राइज करना है। तो उसके लिए हीट का जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक होगा। तो डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लें। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to raise temperature by 1 unit, temperature by 1 unit of 1 gram substance, of 1 gram substance, उसी को क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। अब मोलर की बात है, मोलर के अंदर क्या हुआ, अगर मैं 1 मोल सब्सटेंस का 1 यूनिट टेम्परेचर राइज करता हूं, उसके लिए जो भी हीट का रिक्वायरमेंट होगा ना भाई, उसको क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी होगा, ठीक है। तो इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं भाई, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट required to raise temperature by 1 unit of 1 mole substance। 1 मोल सब्सटेंस का हम क्या करना चाहते हैं, 1 यूनिट टेम्परेचर राइज करना चाहते हैं, तो वो जो भी हीट रिक्वायर्ड होगी उसी को क्या बोल देंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। तब इसका फॉर्मूला कैसे बनाए, तो वो देखो भाई, इसका फॉर्मूला कैसे आता है, इसका फॉर्मूला जनरेट और कर लेते हैं भाई। इसका फॉर्मूला कैसे लिखें, तो अब ये देखो, हमने पहले वाले केस में क्या किया था, अगर मैं 1 यूनिट टेम्परेचर राइज करता हूँ, उसके लिए हीट का कितना रिक्वायरमेंट था, क्यू बाई में dt। हमें क्या पता वो कितने सब्सटेंस का था, तो मान के चलते हैं वो m ग्राम सब्सटेंस का था, ठीक है। तो देखो अगर मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो इफ m ग्राम सब्सटेंस, इफ m ग्राम सब्सटेंस का, m ग्राम सब्सटेंस का 1 यूनिट टेम्परेचर, अरे क्या हो रखा है, 1 यूनिट टेम्परेचर रेज करते हैं, उसके लिए हीट का कितना रिक्वायरमेंट हुआ था, क्यू बाई में dt। अगर मैं क्या करता हूँ, 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 यूनिट टेम्परेचर राइज करता हूँ, उसके लिए हीट का कितना रिक्वायरमेंट होगा, क्यू बाई में m dt। तो यहाँ से जो भी आपका क्यू बाई में m dt आता है, इसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। तो यही फॉर्मूला हमारा क्या बन जाता है, स्मॉल एस इज इक्वल टू क्यू बाई में m dt। क्यू बाई में m
dt। ये बात हमने ध्यान रखनी है। अरे राइटिंग के क्या हो रखे हैं। तो इसी फॉर्मूले को हमने क्या रखना है, याद रखना है। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं भाई। अब इसकी यूनिट की बात कर लेंगे, जूल पर केल्विन पर ग्राम, जूल पर केल्विन पर ग्राम, ये हमारी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो मान के चलते हैं, देखो भाई मान के चलते हैं 1 मोल या n मोल सब्सटेंस का, n मोल सब्सटेंस का 1 यूनिट टेम्परेचर, n मोल सब्सटेंस का 1 यूनिट टेम्परेचर अगर हमने रेज करना है, उसके लिए हीट का कितना रिक्वायरमेंट होगा, उसके लिए हीट का, राइटिंग में क्यों रखे, उसके लिए हीट का कितना रिक्वायरमेंट होगा, Q बाय में dt होगा। अगर मैं 1 मोल की बात करता हूं, 1 मोल सब्सटेंस का 1 यूनिट टेम्परेचराइज करता हूं, उसके लिए हीट का कितना रिक्वायरमेंट होगा, Q बाय में n dt। तो यही क्या होती है आपकी मोलर हीट कैपेसिटी, यही क्या होती है आपकी मोलर हीट कैपेसिटी। तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं Cm = Q बाय में n dt। ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया, ये आपका मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया। तो इसकी यूनिट लिख लेते हैं यहाँ पे। यूनिट क्या होगी, जूल पर मोल पर केल्विन। ये क्या आ गया, आपकी यूनिट आ गई। तो दोनों को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो भाई, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो देखो ये हमारा मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। अब मोलर हीट कैपेसिटी को क्या करते हैं, 2 पार्ट फर्दर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम की, एक मोलर हीट कैपेसिटी आपकी कांस्टेंट प्रेशर की। ठीक है, तो इसको दोबारा क्या कर लेते हैं भाई, क्लासिफाई कर लेते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी को 2 पार्ट में क्या कर लेते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं दोबारा फर्दर। तो पहले कंडीशन के एट कांस्टेंट प्रेशर की, अगर कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन के ऊपर हमने मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है, उसको क्या बोल लेंगे, और एक कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये देखो, जब भी तुम्हारा कांस्टेंट प्रेशर होता है, हमें पता है हमारी चेंज इन एंथैल्पी किसके बराबर होती है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, उस केस में हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आती है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमें पहले अभी इक्वेशन की थी, वी नो Cm हमारा क्या था, Cm हमारा क्या निकल के आया था, Q बाय में n dt निकल के आया था। अगर हमारी Q को हम क्या कर देते हैं, QP से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारा ऊपर वाली इक्वेशन क्या बनेगी, Cp = मान के चलते हैं QP बाय में n dt, और इस QP बाय में n dt को ही क्या लिख सकता हूं मैं, dH बाय में n dt। और इससे हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, इससे हम क्या डिराइव किया हमने, इसे हमने डिराइव किया है चेंज इन एंथैल्पी, वो किसके बराबर होती है, NCP dt बराबर आती है। तो ये रिलेशन हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। चेंज इन एंथैल्पी को हम Cp की फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आगे वाले क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखो, हमें पता है Cm क्या होता है हमारा, Cm हमें पता क्या होता है, वो हमारा होता है Q बाय में n dt होता है। अगर मैं Q को किससे रिप्लेस कर देता हूँ, QV से रिप्लेस कर देता हूँ, तो हमारा Cm को हम रिप्लेस कर देंगे, एबर को Cm को हम रिप्लेस कर देंगे Cv से, तो हमारा ये रिलेशन क्या निकल के आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू dt। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ Cv की फॉर्म में, तो ये हमारा क्या रिलेशन निकलेगा, NCV dt, और Cv dt, तो यहाँ पे dt क्या है तुम्हारा, चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस में T1। तो यहाँ पर तुम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को इस फॉर्मूले से भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी क्या करते हैं कल इसके ऊपर क्या करते हैं, बारी बारी क्वेश्चन देखते हैं जो भी हमारे PYQ आ रखे। ठीक है, थैंक यू।